हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इतनी क्लास में आपका स्वागत है और आज बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे आईटी जैम के एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो एक मैंने लिस्ट बनाई है उसको मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप उस लिस्ट को ना सही ढंग से समझ पाओ, क्योंकि उसको इंटरप्रेट करना भी ना सही ढंग से बहुत ज़रूरी है कि किस बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक की बात कर रहा हूं तो उसके रेफरेंस में मैं किस पर्टिकुलर क्वेश्चन के किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात मैं कर रहा हूं, जहां से जो आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है और जहां से क्वेश्चंस गत वर्षों में भी काफी ज्यादा पूछे गए हैं। तो आज उनकी बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक बेसिक टॉपिक से हमारे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर बात करूं तो क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहां से आते हैं और कहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो पहले कुछ टॉपिक जो हैं वो मैं आपको दिखाने का भी प्रयास करूंगा और मैं बताता हुआ भी चलूंगा, आप नोट करते हुए चल सकते हो, ठीक है, साथ में। तो पहले कुछ टॉपिक्स जो हैं उनमें से सबसे मेन चीज़ है सेंट्रल फोर्स मोशन। क्या चीज़? सेंट्रल फोर्स मोशन। सेंट्रल फोर्स मोशन में किस तरह का सवाल? सेंट्रल फोर्स मोशन बोल सकते हैं अपने आप में ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने सेंट्रल फोर्स मोशन नहीं करा हुआ मतलब आप बहुत ही मेन चीज छोड़ रहे हो, ठीक है। सेंट्रल फोर्स मोशन में जो भी आपके जिस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इक्वेशन किस तरह की होती है, जितने भी बारे सेंट्रल फोर्स मोशन के ट्रेजेक्टरीज होती हैं वो सब पता होनी चाहिए। इसेंट्रिसिटी सबके लिए पता होनी चाहिए, किसके लिए कितनी हमारी एनर्जी होती है, किसके लिए एनर्जी ज्यादा होती है। इस कर्व को जो नहीं याद है, ये वाला कर्व बनता है हमारे पास, ये वाला कर्व जो होता है इसमें कैसे क्या कहाँ पर फॉरबिडन रीजन होता है, कहाँ पे हमारे पास जो अलाउड रीजन होता है, क्लासिकली अलाउड रीजन कहाँ पर होता है, फॉरबिडन रीजन कहाँ पर होता है। तो सबसे मेन बात सेंट्रल फोर्स मोशन, ठीक है। कुछ कुछ मैं लिखता हुआ भी चलूंगा, है ना। सेंट्रल फोर्स मोशन, ठीक। सेंट्रल फोर्स मोशन के साथ में क्लासिकल में से जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज दैट इज ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स या एयर रेजिस्टेंस वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं, कहां से? ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स में मैंने आपको क्लासिकल वाली क्लास में भी थोड़ा थोड़ा सा बताया था इसके बारे में कि जहां पे वो बॉल गिर रही है और उस पे ऊपर की तरफ एयर रेसिस्टेंस लग रहा है, बताओ क्या वेलोसिटी होगी, ठीक है। सपोज दैट एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के, या वी के बॉल जो है वो नीचे जा रही है तो ऊपर हमारा एफ रेसिस्टेंस लग रहा है, नीचे एम जी लग रहा है। तो बताओ क्या वेलोसिटी होगी इन द टर्म्स ऑफ टी, आफ्टर 4 सेकंड कितनी वेलोसिटी होगी। तो एयर रेसिस्टेंस वाले ड्रैग फोर्स वाले क्वेश्चन जो है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके इसके अलावा क्लासिकल में से कहां से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं? अगला टॉपिक है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या चीज? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक इस तरह का टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस बहुत सारे टाइप के बन सकते हैं, इन द सेंस कि पहला तो आपको डायरेक्टली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन, जैसे जो हमारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, लाइक हमारा सॉलिड स्फीयर हो गया, हमारी डिस्क हो गई, हमारी रिंग हो गई। सपोज दैट हमसे बोल दिया गया एक डिस्क है, ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। ये क्या है? एक सॉलिड सिलेंडर। बताओ इसका, अब देखो डिपेंड करता है आपसे किस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है। हो सकता है वो इस एक्सिस के अबाउट पूछ ले, हो सकता है वो इस एक्सिस के अबाउट पूछ ले, तो डिपेंड करता है आपसे किस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। मैं डिटेल में ये बात नहीं कर पाऊंगा कि इसका होता कितना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन पोर्शन नहीं, मैं सिर्फ आपको आज टॉपिक्स बताने आया हूं, कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स तो मैंने क्लासेस कर रखी होंगी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चैनल पर जाकर के थोड़ा सर्च मारोगे, एनालाइज करोगे, आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। अगर कोई और टॉपिक आपको इस तरह का लगे जिस पर वीडियो बनाई जा सकती है, जिसको आपकी बहुत मतलब जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ठीक है। तो हमारे पास सेंट्रल फोर्स मोशन, ड्रैग फोर्स, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास। क्या चीज? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे थे, उसी तरह सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में डिफरेंट, जैसे इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप जो सिस्टम्स हैं उनके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के सेंटर ऑफ मास। अब वहां से हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि सपोज दैट हमारे पास इसमें वेरिएबल जो हमारे पास डेंसिटी होती है ना, सपोज दैट हमसे बोल दिया गया एक रॉड है उसमें जो हमारा लीनियर मास डेंसिटी है लैम्डा, दैट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट आर, इस तरह से दे दिया गया। अब बताओ उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? तो डायरेक्टली हमने रॉड का सेंटर ऑफ मास याद करा होता है, बट हम वेरिएबल डेंसिटीज की क्वेश्चंस दो चार ट्राई करें, चाहे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो चाहे वो सेंटर ऑफ मास हो, दोनों में वेरिएबल डेंसिटी जरूर ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि यहां से स्कोप है अच्छे क्वेश्चंस बनने का। बात समझ आ रही है? ओके। और या इससे रिलेटेड थोड़ी थोड़ी मैकेनिक्स और कि लाइक अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो हम टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमें सेंटर ऑफ मास पता है तो इससे रिलेटेड और चीजें हम क्या कोलिजन वगैरह का थोड़ा थोड़ा सा आप समझ सकते हो, है ना। कि अगर सेंटर ऑफ मास का हमको एक्जैक्टली लोकेशन पता है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, थोड़ी थोड़ी सी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है, मैं जो टॉपिक्स बताता चल रहा हूँ, आई होप आपने प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी होगी,
ठीक है, और जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं उन पे एक्स्ट्रा फोकस करने की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। ये टॉपिक उन लोगों की, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हो सकती है जिन्होंने कुछ भी नहीं करा हुआ है, और ये टॉपिक्स अगर आप सिर्फ करते हो तो आपका कुछ चांसेस है कि ठीक ठाक मार्क्स बन सकते हैं आपके, ठीक है। ओके, तो अच्छे से इस पे फोकस करना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया 4 टॉपिक जो मेरे दिमाग में अभी कहाँ से, क्लासिकल मैकेनिक्स से निकल करके आ रहे हैं। कुछ टॉपिक्स की मैंने लिस्ट बनाई हुई है, मैं एक एक करके उनको आपके सामने बोलने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ये हमारे पास क्लासिकल से थे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिकल, ऑप्टिक्स, इन सबके टॉपिक्स मैंने कुछ कुछ लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं सॉलिड स्टेट की। किसकी? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में से कौन कौन से टॉपिक जो है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक जो बहुत मेजर टॉपिक है दैट इज ब्रैग्स लॉ। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, ब्रैग्स लॉ से क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाता है, ब्रैग्स लॉ। तो ब्रैग्स लॉ का मतलब आपको सिंपल, यहाँ पे जैसे सपोज दैट हमें दे दिया गया पैकिंग फ्रैक्शन, सॉरी आपको इंटरप्लेनर स्पेसिंग दे दी गई, आपसे बोल देगा व्हाट विल बी द वेवलेंथ, वेवलेंथ दे दी गई, आपको ऑर्डर पूछ लिया गया। तो इस टाइप से 2n sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा वाले से आपसे अनगिनत सवाल पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ सॉलिड स्टेट पे हमारे पैकिंग फ्रैक्शन पे, और इसके साथ में पैकिंग फ्रैक्शन के अलावा जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं नियरेस्ट नेबर वाली डिस्टेंस के, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन बोल सकते हो, और जो नियरेस्ट नेबर वाले क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पूछी जाती है, या बोल दे रहता है कि बताओ ये किस टाइप के हमारे नियरेस्ट नेबर होंगे इसमें, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन और नियरेस्ट नेबर वाले क्वेश्चंस वहां से आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर हम थर्मो की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करें, ये 2-3 टॉपिक्स मैंने सॉलिड स्टेट से उठाए थे, ठीक है। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करें, किसकी? थर्मो की, ठीक है। तो थर्मो में से आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या चीज? फर्स्ट लॉ से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब जो बेसिक हमारा एनर्जी कंजर्वेशन होता है फर्स्ट लॉ में, उसमें से किस तरह से क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं वो आपको समझना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट मतलब ये देखो कुछ टॉपिक्स मैंने ऐसे भी सेलेक्ट किए जो आप मतलब लगता है शायद इंपॉर्टेंट नहीं, बट वहां से कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी होती है ना, यहां से भी काफी क्वेश्चंस पूछेगा। आप ध्यान से अगर एनालाइज करेंगे, चूंकि मैंने एनालाइज किया हुआ चीजों को, तो मैं बता रहा हूं कि आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी जो अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर हम सैट की बात करें, ठीक है, ये तो हमारा हो गया थर्मो में, ठीक है। मैक्सवेल्स इक्वेशन आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सवेल्स इक्वेशन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम स्टैट की बात करें, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करें, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आपके पार्टिकल फिलिंग, कौन से? स्टैट की अगर हम बात करें तो पार्टिकल फिलिंग, ठीक है। इसमें तो मैंने बहुत बढ़िया से क्लासेस ली हुई है पार्टिकल फिलिंग वगैरह की, तो ढंग से एक बार मैंने समझाया हुआ है। एक क्लास देख लो कंप्लीट, आपको पार्टिकल फिलिंग समझ आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें एवरेज एनर्जी की कैलकुलेशन होती है इन द हमारा जो कैनोनिकल एंसेंबल होता है, उसमें हमारा जो एवरेज एनर्जी की कैलकुलेशन होती है, एवरेज एनर्जी। तो एवरेज एनर्जी से भी काफी सवाल पूछे जाते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम दिया गया है विच हैव n पार्टिकल्स, ठीक है। कैनोनिकल एंसेंबल, सबसे पहले आप पार्टीशन फंक्शन बनाते हो। जब पार्टीशन फंक्शन आपने बना लिया तो फिर वहां से आप याद है फार्मूला वाला कौन सा? माइनस डेल बाई डेल बीटा ln z इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी, ये वाला। यहां से आपके क्वेश्चंस बहुत 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 पूछे जाते हैं। तो इसको ना यहाँ पर 3 स्टार 4 स्टार दे सकते हो आप इसको। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनमें से, ठीक है। इसके अलावा मैंने ईएमटी में से कुछ टॉपिक्स निकाले हुए, ईएमटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। ईएमटी, ठीक है। ईएमटी में सबसे पहली बात, बहुत मेजर बात जो है, जहां से हमारे क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज जो स्फीयर्स वाले क्वेश्चन बनते हैं। स्फीयर्स मतलब क्या? हमारे पास स्फीयर दिया गया है, ठीक है, चाहे वो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, चाहे वो कंडक्टिंग स्फीयर हो, तो आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देगा, आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की कैलकुलेशन पूछी जाती है, और वहां पर आपकी वैरायटी काफी बन जाती है। हो सकता है आपसे बोल दिया जाए एक चार्ज डेंसिटी है इस तरह की, क्या? रो आर इज इक्वल टू समथिंग के बाई आर इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस बी बाई आर, इस तरह का बी बाई आर स्क्वायर मान लो, या आर स्क्वायर मान लो, या आर मान लो, इस तरह से हमारे पास दिया गया, ठीक है। यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं, ठीक है। इस तरह की हमसे बोल दिया गया ये एक चार्ज डेंसिटी है। अगर टोटल चार्ज Q है तो बताओ हमारे पास किस, जो इसका टोटल चार्ज अगर Q है तो बताओ यहाँ पे A और B की में क्या रिलेशन है, A और B में क्या रिलेशन है। या आपसे बोल सकता है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, उसमें क्या रिलेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, इस टाइप के वेरिएबल चार्ज डेंसिटीज वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको तो छोड़ ही नहीं सकते हो। जहां पे गॉस लॉ का बढ़िया एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, ये क्वेश्चंस मस्ट, बिल्कुल एकदम मस्ट है, ठीक है।
ओके इसके अलावा जो मैं अगली चीज इसमें है दैट इज डाइपोल। डाइपोल से क्वेश्चंस काफी बन जाते हैं कि हमारे पास डाइपोल, जैसे सपोज दैट हमें दिया गया है कि एक सिस्टम है सपोज दैट उसकी चार्ज डेंसिटी आपको दे दी गई, समथिंग चार्ज डेंसिटी भी आपको दे सकता है इस तरह से कुछ सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा, तो ये कुछ डाइपोल टाइप का हमारे पास चार्ज डेंसिटी बनेगी। जैसे आप बढ़ोगे तो वहां पर कुछ ना कुछ डाइपोल टाइप का बनेगा, फिर वहां देखो कि टोटल अगर चार्ज 0 आ रहा है तो क्या है वो, समझ रहे हो। तो आपका मल्टीपोल से बन सकता है वहां पर, ठीक है। तो अगर मोनोपोल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मोनोपोल है, अगर सपोज हमारे पास सिंगल एक चार्ज है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिपेंड करता है, आर पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना। अगर हमारा डाइपोल होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है, 1/r³ पे आता है, फिर जैसे जैसे बढ़ता है तो 1/r⁴। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है आर पे इन द डिफरेंट सिस्टम। सिमिलरली पोटेंशियल कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है इन द डिफरेंट सिस्टम्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से, मतलब भर भर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ से मेरा क्या तात्पर्य है, जो आपके वो वाले सवाल होते हैं आपने देखे भी होंगे, अगर आईटी जाम के पीआईक्यूज आपने करे हुए, तो सपोज आपको किस तरह का सिस्टम दे दिया गया, इस तरह का एक, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही थी, बताओ इसमें यहां पर सेंटर पे इसमें करंट आई थी, इसकी रेडियस आर थी, बताओ इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, समझ रहे हो। या हो सकता है आपको ऐसे सिस्टम बना दिया जाए, सपोज इस तरह का सिस्टम बना दिया गया, इस तरह का करंट इस तरह से फ्लो करी थी, बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। हो सकता है आपसे इस तरह का सिस्टम बना दिया जाए, इस तरह का सिस्टम बना दिया गया, ऐसे करंट फ्लो कर रही थी, इसकी रेडियस आर थी, करंट आई थी, बताओ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ये वाले क्वेश्चंस मस्ट डू। हो सकता है आपसे ऐसे बोल दिया जाए कि हेक्सागन है, एक हेक्सागन, ठीक है, उसमें करंट फ्लो कर रही थी आई, आई, बताओ हेक्सागन के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। आपसे पेंटागन बोल सकता है, टफ क्वेश्चन बनाने के लिए हो सकता है आपसे बहुत सारी साइड को 10 साइड दे दी जाए, ठीक है। तो उनने किस तरह से हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ है, ठीक है। या बैट्स, इसमें तो बायोट-सैवर्ट लॉ से भी डायरेक्टली, इसमें तो बायोट-सैवर्ट लॉ लग जाएगा हमारे पास, लेकिन इनमें एम्पियर्स लॉ, तो एम्पियर्स लॉ और बायोट-सैवर्ट लॉ, इनके एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ एंड बायोट-सैवर्ट लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक दो टॉपिक जो मैथमेटिकल्स में से बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में भी कौन सा, जहां पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और ये जो हमारे पास थ्योरम्स लगती हैं, ठीक है ना, जो हमारी ग्रीन्स थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, यहां से क्वेश्चंस। और डिफरेंशियल इक्वेशन एक मस्ट टू डू टॉपिक है। और कभी कभी ना आपसे मैट्रिसेस से बहुत आसान सवाल पूछ लेते हैं। कौन कौन से, मैट्रिसेस, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अलावा वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिसेस, वेक्टर कैलकुलस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा जब हम अगर ऑप्टिक्स की बात करते हैं, कहां पे चलते हैं, ऑप्टिक्स की बात करते हैं। ऑप्टिक्स में हमारे पास देखो पिछला भी एनालाइज किया हुआ है और क्या आने की प्रोबेबिलिटी उसकी बात कर रहा हूं। तो अगर हम पिछला एनालाइज करें और क्या आने की प्रोबेबिलिटी इसकी बात करें, तो कंबाइंड एक टॉपिक बहुत जो निकल करके बाहर आ रहा है वो मेरे सामने है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से। यहां से ना क्वेश्चंस बहुत अच्छे फ्रेम किए जा सकते हैं आपसे, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस। आप अगर आईआईएससी वगैरह के पेपर देखो तो वहां पे आपको इसके बहुत बढ़िया सवाल मिल जाएंगे, अपने आईटी एग्जाम में भी आए हुए हैं, बट और अच्छे क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी यहां पर काफी ज्यादा है। मतलब आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से मेरा मतलब क्या है, आपको दे दिया गया कि हमारे पास एक कॉनकेव लेंस था, इसके लिए हमारे पास रेज जो थी पैरेलल आ गई थी प्रिंसिपल एक्सिस के, और इसमें इसका जो फोकस था वो आपको कुछ दिया गया है। अब हमने क्या किया, इसके सपोज दैट इसका फोकस था 30 सेंटीमीटर, तो हमारी इमेज यहां बनेगी, कॉन्वेक्स मान लो, ठीक है, मान लो कॉन्वेक्स था, तो इमेज हमारी यहां बन जाएगी। अब आपसे बोल दिया गया बताओ अगर इमेज और कॉन्वेक्स लेंस के बीच में हमने कॉनकेव लेंस रख दिया, तो बताओ इमेज जो बन रही थी और जो अब बनेगी उसमें कितनी शिफ्टिंग आएगी, है ना। तो इस तरह के टफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और इनको तो खासकर ध्यान में रखो कि यहां से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्या बात समझ आ रही है। तो ये शिफ्टिंग वाले प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर है। इसके अलावा अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें तो इंटेंसिटी प्रॉब्लम्स जो बनते हैं इन द जो हमारा इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बनते हैं। जैसे सपोज आपको बोल दिया गया कि 2 सोर्सेज हैं, उनकी जो कंबाइंड इंटेंसिटी थी इन द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दैट इज समथिंग 100, ठीक है, वाट जिसमें भी दिया गया, ठीक है, 100 थी। और अगर हम बात करें उनमें फेज डिफरेंस हम करें 30 डिग्री का, तो बताओ अब अगर इंटेंसिटी मान लो 50 हो रही है, तो बताओ I1 I2 क्या थे। इस तरह के क्वेश्चन, ये आई थिंक इस तरह का सेम आपसे आईएससी या जहां तक मुझे याद है इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, ठीक है। आईएससी का क्वेश्चन जो मैंने बोला है इस तरह का, उसमें डाटा थोड़ा अलग था, बट इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी काफी ज्यादा है। बात क्लियर है तक। तो ये मैंने ऑप्टिक्स की बात करी, हमने जो मैथमेटिकल की बात करी, हमने ईएमटी की बात करी, हमने सॉलिड की बात करी, हमने थर्मो की बात करी, हमने क्लासिकल की बात करी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या टॉपिक्स बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे जो ट्रांजिस्टर पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें आपको आईसी कहानी को यहां लिख देता हूं मैं कि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है,
ट्रांजिस्टर में से जो हमारे आईसी वर्सेस वीसीई वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसी वर्सेस वीसीई वाले जो सवाल बन रहे हैं यहां पर, और इसके अलावा ओपैम्प मस्ट टू डू टॉपिक, ओपैम्प ठीक है। ओपैम्प पे लिप्सा में हमने 2-4 क्लासेस कराई थी, अगर आप देखो जाके तो उनकी बहुत बढ़िया 2-4 क्लासेस, दो शायद ओपैम्प पे क्लासेस पड़ी हुई है, जाकर के देखो एक बार ढंग से। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा डायरेक्टली, ओपैम्प वहां बढ़िया से मैम ने कवर कराया हुआ है, एक बार जाकर के चेक करो ठीक है। इसके अलावा ट्रांजिस्टर वगैरह की क्लासेस मैंने सारी अपलोड कर रखी है, अभी रिसेंट में नहीं, बट मैं लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको ठीक है। इसके अलावा आप जो डायोड के हमारे जो सर्किट वाले प्रॉब्लम्स हैं उनका भी थोड़ा सा अभ्यास रखना कि कहां पर हमें डायोड फॉरवर्ड बायस करना, कहां पर रिवर्स बायस करना, थोड़ा सा इसका अभ्यास रखना ठीक है। इसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या बहुत जरूरी है। मॉडर्न फिजिक्स में यहां पर आप 5 स्टार दे सकते हो उसको, जहां से हमारे फोटो इलेक्ट्रिक के क्वेश्चंस बनते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक में कौन से, या हमें वर्क फंक्शन पता है, हमें इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ पता है, अब बताओ व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, या क्या हो सकता है, क्या बैटरी अगर हम लगाएं आउटसाइड तो कितना पोटेंशियल लगाएं ताकि वो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रुक जाए, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला। तो अगर हम बात करें मॉडर्न की तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ठीक है। उसके अलावा साथ में लगा टॉपिक जो है कॉम्पटन इफेक्ट, यहां से भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक और कॉम्पटन मस्ट टू डू टॉपिक्स है, फोटो इलेक्ट्रिक और कॉम्पटन मस्ट टू डू टॉपिक्स, कॉम्पटन इफेक्ट ठीक है। इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट के अलावा हमारे पास इसमें जो और टॉपिक्स है दैट इज जो क्वांटम मैकेनिक्स के स्पेसिफिक पोर्शन है, इसमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और इसके अलावा कौन सा लिख देता हूं मैं साइड में ठीक है, अगर आप नोट करते हुए वैसे तो चलो ठीक है। कौन कौन सा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इसके अलावा बॉक्स वाले प्रॉब्लम्स ठीक है, और हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये मस्ट टू डू टॉपिक्स है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, बॉक्स और हार्मोनिक ऑसिलेटर, यहां से क्वेश्चंस नहीं छोड़ सकते हो आप, ये मतलब भर के यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं ठीक है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर पोर्शन में से, दैट इज हमारी रेडियो एक्टिविटी। कहां से, न्यूक्लियर में से सबसे इंपॉर्टेंट है रेडियो एक्टिविटी ठीक है। अभी तक हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर फिजिक्स का रिवीजन नहीं किया है, करने वाले हैं। अगर एक बार इसके बारे में अपनी सजेशन लिख सकते हो, कैसे क्या करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो मैंने काफी कुछ क्वेश्चंस आपको मतलब काफी कुछ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स मैंने बताने का प्रयास किया आपको। आई होप बात समझ आई हो कि क्या क्या जरूरी है, क्या क्या जरूरी नहीं है, सारी चीजें आई होप मैं समझा पाया हूँ आपको। जो भी दिक्कत आ रही है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन सिर्फ आपके लिए होता है। तो और भी कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी आकर के बता सकते हो, ग्रुप पे आप बता सकते हो, या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी दिक्कत आती रहे साथ में बताते रहो ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें से कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना ठीक है। चलो बाय बाय।